नमस्ते। ये कहानी सिर्फ लोगों को गिनने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कहानी है उन आंकड़ों की जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में पावर यानी सत्ता की पूरी परिभाषा ही बदलने वाले हैं। चलिए भारत की इस ऊंचे दाव वाली गिनती की गहराइयों में उतरते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि 1.4 अरब लोगों को कोई गिनेगा कैसे। ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल चैलेंज है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक अलग ही लेवल का काम है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये गिनती जो होनी थी अब 6 साल लेट है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों और इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये जनगणना होती कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, मोटे तौर पे इस पूरे काम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग का, मतलब अप्रैल से सितंबर 2026 तक देश की हर बिल्डिंग, हर घर का एक नक्शा तैयार होगा। सोच कर देखिए, हर एक स्ट्रक्चर को गिना जाएगा। और फिर फरवरी 2027 में शुरू होगी असली गिनती, यानी हर एक इंसान की गिनती। तो आखिर इसमें पूछते क्या हैं, ये जानना काफी दिलचस्प है। जब मकानों की गिनती होती है तो पूछते हैं कि घर किस चीज से बना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे इंटरनेट है या नहीं। इससे हमें लाइफस्टाइल का एक अंदाजा लगता है। और फिर जब लोगों की गिनती होती है तो आते हैं पर्सनल सवाल, जैसे उम्र, शादी, धर्म, पढ़ाई लिखाई। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसकी वजह से ये पूरी बातचीत इतनी जरूरी हो गई है। आखिर ये जनगणना इतनी लेट हुई क्यों? इस देरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा सोचिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब भी 1941 की जनगणना नहीं रोकी गई थी। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत की ये हर 10 साल वाली गिनती टाली गई हो। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये देरी कितनी लंबी खिंच गई। जो काम 2021 में हो जाना चाहिए था वो बस टलता ही गया। 2022 में फिर टला, 2023 में तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने की डेडलाइन बार बार बढ़ाई गई। फिर 2024 में आ गए आम चुनाव, तो जनगणना वैसी भी मुमकिन नहीं थी। और अब जाकर कहीं 2026-27 की नई तारीखें हमें मिली हैं। तो इस देरी की वजह क्या बताई जा रही है? ऑफिशियल रीजन तो दिया गया है कोविड-19 महामारी का, लेकिन एनालिस्ट एक ज्यादा पेचीदा पॉलिटिकल तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। एक तो इसका लिंक जुड़ा जाता है विवादास्पद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर से, और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जाति आधारित जनगणना की जोरदार राजनीतिक मांग। तो अब जब ये जनगणना होगी तो इसमें 2 बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और दूसरा, जाति के आंकड़ों को शामिल करना। तो अब वो पेन पेपर वाला जमाना गया जब लाखों लोग घर घर जाकर फॉर्म भरते थे। अब जो जनगणना होगी वो होगी इंडिया की पहली डिजिटल सेंसस। सब कुछ एक मोबाइल ऐप के जरिए होगा, यहाँ तक कि लोग चाहें तो एक वेब पोर्टल पर जाकर खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। ये होगी भारत की पहली डिजिटल जनगणना। और अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जाति की गिनती। ये भी एक ऐतिहासिक कदम है। 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जनगणना में जाति के डिटेल्ड आंकड़े शामिल किए जाएंगे। और इसी के साथ भारतीय राजनीति का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा फिर से सेंटर में आ गया है। और ये फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया गया है, इसके पीछे जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर था। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसे अपनी एक बड़ी मांग बनाया। महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई बड़े राज्यों ने तो बाकायदा अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास किए, और आखिरकार इन सब के बाद ये फैसला लिया गया। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। सवाल ये है कि इन नए आंकड़ों का असल दुनिया पर क्या असर होगा। और यकीन मानिए, इसका असर एक पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं होगा। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, परिसीमन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है देश की नई आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना। मतलब किस इलाके से कितने एमपी या एमएलए चुने जाएंगे, ये दोबारा तय होगा। और ये एक आंकड़ा, सिर्फ ये एक नंबर, आपको बताएगा कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। 1971, आज लोकसभा की जो 543 सीटें हैं ना, वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थीं। जरा सोचिए, 1976 से इन आंकड़ों को अपडेट ही नहीं किया गया है। तो इससे होगा क्या?
इससे पॉलिटिकल पावर का पूरा बैलेंस बदल सकता है। जिन उत्तरी राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है, संसद में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, और वहीं जिन दक्षिणी राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बेहतर काम किया है, हो सकता है कि संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाए। और इसका असर सिर्फ सीटों के बंटवारे तक ही नहीं रुकेगा, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा। जैसे जो ऐतिहासिक महिला आरक्षण कानून पास हुआ है, वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक ये परिसीमन न हो जाए। करोड़ों लोगों को जो राशन मिलता है, वो भी इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करता है। पुराने डेटा का मतलब है कि बहुत से जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं से बाहर हैं। और हाँ, SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी इन्हीं नए आंकड़ों से तय होगी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि किसी भी देश का डेटा उसका आईना होता है, जो उसका भविष्य तय करता है। जब भारत के ये नए आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तो वो इस देश के बारे में कौन सी नई सच्चाई सामने रखेंगे? ये एक ऐसी गिनती है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी।